नमस्कार मेरे दोस्तों। तो हम जैसा कि प्राचीन इतिहास चला रहे हैं, आज उसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम आ चुके हैं मगध पर। कहें तो मगध मगध में जितने वंश हैं, हम और वंश को छोड़ के अभी उसके पहले जितने वंश थे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। देखिए, इसमें आप पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र है उसके अनुसार उनके लिए क्रम भी मायने रखता है। ठीक है, तो मैं इन चीजों को एकदम क्रम से लगाया हूँ, क्रम से किया हूँ। ठीक है, वैसे में क्रम से पढ़ाई करना ठीक ही है, वैसे हर चीज क्रम से पढ़ी जाती है। ठीक है, तो आप इसे क्रम से ही माने। और मैं फिर बता दूं, मैं वही चीज लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ना कि इधर उधर की बातें। जैसे कि आप हर्यक वंश पहला, मगध वंश में पहला वंश है हर्यक वंश। हर्यक वंश में बिंबिसार पहले राजा थे जिन्होंने इसकी स्थापना की। बिंबिसार के बारे में हमारे पास बहुत सारी नॉलेज है, तो वह नॉलेज यहाँ पर किसी काम की नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम उसी चीज को यहाँ पर लाए हैं जो आपके लिए जनरल नॉलेज की तरह जनरल पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे। हम ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए, हर्यक वंश, मगध वंश का पहला वंश है हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने। इन्होंने राजधानी को, आपको इन तीनों में से कोई ऑप्शन मिल सकता है, आप कोई भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक लगा सकते हैं। राजगिरी को गिरिव्रज भी कहा जाता है, पाटलिपुर पाटलिपुत्र भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तीनों में से कोई ऑप्शन मिल जाए आप ठोक देंगे, मतलब लगा देंगे। तो हम बिंबिसार के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। बिंबिसार को जो श्रेणी भी कहा जाता है किसमें? जैन साहित्य में इन्हें श्रेणी कहा गया है। ठीक है, इनकी विस्तारवादी नीति थी। इन्होंने शादी के माध्यम से, जैसे अकबर करता था, शादी के माध्यम से, दोस्ती के माध्यम से, अनेकों प्रकार से इन्होंने की। और जो मेरे पास जानकारी है, जो मेरे पास डाटा है, जो मेरे पास और चीजें उसमें सब है, लेकिन मैं उन चीजों को यहाँ पर लाना जरूरी नहीं समझता। किस राजकुमारी से विवाह किया था, किससे मैत्री संबंध बनाए थे, ठीक है, यहाँ पर उसकी विशेष नॉलेज में वो हो जा रहा था मेरे लिए, तो मैं यहाँ पे उसे नहीं लाया। तो लेकिन एक बात हम देखते हैं कि प्राय जनरल नॉलेज में पूछी जाती है कि जो बिंबिसार ने अवंती के शासक से जब मैत्री की थी, वो वहां के अवंती के शासक कौन थे? प्रघोत थे। तो जब वो बीमार पड़ गए तो उन्होंने अपने वैद्य राज में जीवक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जीवक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जीवक की बार बार चर्चा आती है कि वह वैद्य थे और बिंबिसार ने अपने मित्र को, यानी कि प्रघोत को, वह जीवक को इलाज करने के लिए भेजा था। ऐसा आपसे पूछा जाएगा कि जीवक कौन था, तो आप बताएंगे कि बिंबिसार का राजवैद्य था या फिर राजवैद्य थे। ठीक है, ऐसा भी, मतलब कि जैसे भी घुमा फिरा के पूछा जाए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, पूछा जा सकता है। या फिर जीवक कौन थे, तो वैद्य थे। ठीक है, ये किसके राज्य में थे, तो वे बिंबिसार के राज्य में थे। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है, ऐसा भी पूछा जाता है कि इसमें से कौन से ऐसे सम्राट थे, राजा थे जो बुद्ध से मिले थे, बुद्ध से मिले थे? ये कौन है? बिंबिसार हैं। इन्होंने क्या थी? बुद्ध से भी मुलाकात की थी। ठीक है, इनके इसके अलावा आप जनरल नॉलेज नहीं, विशेष नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, इतना ही याद रखें हरेक वंश के और क्या नाम से, बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार के बाद आए अजातशत्रु। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट कह लीजिए। ठीक है, इनके कार्यकाल में या इनके राज्य में, इनके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कहाँ? राजगृह में। और क्या नाम से, जब मैं क्या नाम बौद्ध धर्म बताऊंगा, बौद्ध धर्म अलग से मैं करूंगा, तो उसमें बताऊंगा पहला बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तीसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट है, मैं वहां चर्चा करूंगा। लेकिन बहरहाल मैं यहाँ पे बता दूं, अजात शत्रु के कार्यकाल में क्या नाम से प्रथम बौद्ध संगत की स्थापना हुई थी। ये जो अपनी विस्तारवादी नीति को युद्ध के माध्यम से करते थे, और यहाँ पे जो बिंबिसार हैं वह मैत्री के माध्यम से करते थे। ये अपने आप में एक सहूरशील राजा थे, सैसूर। ठीक है, इन्होंने एक बार बार आता है कि ये दोनों क्या है,
रथ मूसल और महाशिलकंटक क्या है? यह तकनीक है एक युद्ध की, ऐसा भी पूछा जाता है। ये रथ मूसल या महाशिलक कंटक क्या है? यह युद्ध की तकनीकें थी जो अजातशत्रु प्रयोग करते थे। ठीक है, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। चीजें तो बहुत है लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जानना जरूरी नहीं है। अब यहाँ आते हैं इसके बाद उदयीन। देखिए ये दोनों नाम एक ही तरीके से प्रयोग होता है, कहीं कहीं उदयभद्र भी इनको बोला जाता है। ठीक है, ये स्रोतों के आधार पर निर्णय लिया जाता है कि क्या बोला जाएगा। ठीक है, उदयन के बारे में एक चीज आप जान लीजिए कि ये क्या थे, जैन मतानुयायी थे और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, और पाटलिपुत्र तो राजधानी थी। ठीक है, इसके बाद आते हैं शिशुनाग वंश। हर्यक वंश से ऐसा भी पूछा जाएगा कि इसमें से क्रम से लगाइए, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य, क्रम वाइज कीजिए, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो आप देख लीजिए पहला क्या है, हर्यक वंश है, दूसरा शिशुनाग वंश है, तीसरा नंद वंश है। नंद वंश के बाद मौर्य साम्राज्य आ गया। मौर्य साम्राज्य अलग थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो हम उसे अलग करेंगे। ठीक है, तो दूसरा आ गया शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में आप शिशुनाग को पहले जानिए। शिशुनाग को बारे में एक ही चीज मुझे लगता है जाननी चाहिए कि इसने अवंती को क्या है, मगध में मिलाया। ठीक है, इसने क्या किया, युद्ध किया और अवंती को मगध में मिलाया। शिशुनाग के बारे में इतनी जानकारी आपके लिए बहुत है, जनरल नॉलेज की तरह। इसके बाद आते हैं कालाशोक। कहीं कहीं इन्हें काकवर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, काकवर्ण भी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनके कार्यकाल में द्वितीय बौद्ध संगति की संगीत हुई थी। ठीक है, अब इसके अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, ये हम बौद्ध धर्म में देखेंगे। इनके बारे में इतनी जानकारी जरूरी है बस। इसके बाद आते हैं नंद वंश। मैंने पहले ही बताया कि मैं वही चीज चर्चा करूंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ढेर सारी चीजें नहीं। अब देखिए यहाँ पर दो चीज आती हैं। नंदवंश, नंदवंश की संस्थापक कौन थे, ऐसा देखिए। ये जो यहाँ पर एक बात आप जान लीजिए, ये जो महानंदिन है, कहीं कहीं इन्हें मिलता है कि इन्होंने महानंदिन ने जो है नंदवंश की स्थापना की, और कहीं कहीं मिलता है महापद्मनंद, महापद्मनंद। दरअसल आपके से जब पूछा जाएगा तो आप इसे ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो ऐसा लोग स्रोतों के आधार पर अनुमान लगा लेते हैं कि महानंदिन जो है ये क्या है, नंदवंश के संस्थापक है, चूंकि ये महापद्मनंद के जो है पिता थे। ठीक है, इस आधार पे ये लोग अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं लिखा मिलता है, लेकिन हमें ये करना है महापद्मनंद, क्योंकि यही सही माना जाता है। ठीक है, तो आप अगर दो डाटा मिले तो आप कंफ्यूज न हो, इसलिए मैंने दोनों चर्चा की थी। ठीक है, महापद्मनंद के बारे में क्या क्या जानना जरूरी है। इन्हें सर्वछत्र नाशक कहा जाता था, सर्वछत्रांक, यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला, या फिर भार्गव। ऐसा पूछा जाता है कि निम्न में से भार्गव की उपाधि किसने धारण की थी। भार्गव की उपाधि महापद्मनंद ने धारण की थी, जिसे दूसरे परशुराम की संज्ञा दी जाती है। भार्गव मतलब भार्गव पुत्र परशुराम, यानी कि परशुराम। ठीक है, और इन्हें एक राट की उपाधि दी जाती है कि क्योंकि इनके थोड़ा साम्राज्य बड़ा कर लिए थे, एक राट थे। ठीक है, इनके महापद्मनंद के 8 पुत्र थे, जिनमें घनानंद के बारे में ऐसी ऐतिहासिक और थ्योरेटिकल बातें हैं जो जानना जरूरी है, और ऐसे फैक्चुअल बातें में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। लेकिन आप घनानंद के काल में ही सिकंदर ने आक्रमण किया था, और बहुत से आक्रमण हुए थे, लेकिन पब्लिक डोमेन में जो जनरल नॉलेज की तरह प्रयोग होता है विस्तृता नदी, यानी कि झेलम नदी पे जो सिकंदर और पोरस के बीच हाइडेस्पस की लड़ाई हुई थी। किसकी, हाइडेस्पस। इससे और नामों से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन मुझे ये पता था तो मैं ये बताया। इतनी जानकारी आपके मगध में तीनों वंश के बारे में इतनी जानकारी जाननी आपको चाहिए। इसके बाद मौर्य वंश आता है, मौर्य वंश के बारे में बहुत सी चीजें जाननी पड़ती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।